नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज़ में। आए दिन देश में लोग कहते हैं, खास करके कुछ नेता ऐसा कहते रहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अभी अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो है, आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वास्तव में वो सच कह रहे हैं या केवल इस प्रकार के जो बयानबाजी होते हैं वो राजनीतिक बयानबाजी होते हैं। यकीन मानिए, हमारे आज का अगर आप पूरा विश्लेषण समझ लेते हैं और देख लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है या नहीं। नेताओं के और लोग जो इस प्रकार के बयान देते हैं उनके बातों में कितनी सच्चाई है, और या फिर वो आपको केवल गुमराह करता है, सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं। अगर अभी हम वर्तमान समय में भारत में मुसलमान की आबादी की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 17 करोड़ है, जो कि लगभग 14% के आसपास है होता है भारत के कुल जनसंख्या का। ये आंकड़े हमने 2011 के जनगणना से उठाए हैं। 2011 के बाद अभी देश में जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अगर जब अभी जो जनगणना होगा, लेटेस्ट जनगणना की जब न्यूज़ प्रकाशित होगी तो उसमें मुसलमान की आबादी भारत में लगभग 20 करोड़ के आसपास हो जाएगी। आप इससे समझ सकते हैं कि देश में अभी वर्तमान समय में हिंदू के बाद सबसे अधिक जनसंख्या मुसलमान का है। अगर धार्मिक लिहाजा से इन चीज़ों को आप देखें तो देश के संविधान में जितने अधिकार हिंदुओं को मिला हुआ है उतने ही अधिकार मुस्लिमों को मिला हुआ है, और या फिर दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको मिला हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। हालांकि ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है। अल्पसंख्यक में जिन धर्म के हिसाब से जिन धर्म को रखा गया है उनमें पारसी है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई है और मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम की आबादी यहाँ आप देखेंगे तो लगभग 14% आता है। लेकिन अगर मुसलमान को आप इसमें से छोड़ दें, जिन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक में रखा गया है भारत में, तो बाकी सभी धर्मों की आबादी लगभग किसी का 2% है, किसी का 1% है, और किसी का तो 1% से भी कम है। जैसे कि पारसी का अगर आप वर्तमान समय में भारत में देखेंगे तो पारसी की आबादी भारत में 1% से भी कम है। लेकिन हमारे देश में 14% आबादी वाले मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, और बाकी जो दूसरे धर्म है जिनकी आबादी 1%, आधा प्रतिशत और 2% है, वो भी अल्पसंख्यक है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको समझे तो ऐसे समझिए कि बहुसंख्यक सिर्फ भारत में हिंदू है, बाकी जितने धर्म के लोग हैं भारत में सभी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हैं, और 14% आबादी रखने वाले मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं। 17 करोड़ की जनसंख्या वाले मुसलमान भी भारत में अल्पसंख्यक है। अगर इस जनसंख्या ये कितना बड़ा है 17 करोड़, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे अधिक मुसलमान भारत में रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर अभी जो नया सेंसस का जो आंकड़ा, जनगणना का जो आंकड़ा जारी होगा तो हो सकता है कि भारत में पाकिस्तान से भी अधिक मुसलमान पाए जाते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और आपको इस एक बात और जानना चाहिए कि जो पिछले वर्ष की सरकार की जो बजट थी, जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो बजट थी अल्पसंख्यक मंत्रालय का, उसका बजट लगभग 5000 करोड़ था। आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये 5000 करोड़ रुपया जो अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए हिंदुस्तान में बजट रखा गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास बजट है, इस बजट का लाभ सबसे अधिक मुसलमान को मिलेगा, क्योंकि सबसे अधिक आबादी भी मुसलमान का है, इसीलिए भी उनको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। और साथ ही जब भी हमारे देश में अल्पसंख्यक की चर्चा होती है तो सबसे आगे उसमें सबसे पहला नाम मुसलमान का ही आता है, और लोग खास करके जब अल्पसंख्यक का जिक्र होता है तो मुसलमान ही समझ लेते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि और मुसलमान का एक और दूसरा फैक्टर होता है कि जो ये मुसलमान जो है एक वोट बैंक के लिहाजा से भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका वोट बैंक के लिहाजा से भी ये सबसे अधिक है हिंदू के बाद, इसीलिए सबसे अधिक नेताओं का भी फोकस मुसलमान पर भी रहता है। और मुस्लिम धर्म
के लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित करने में लगा रहता है। बाकी 1%, 2% वाले जो बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी है, वो ज़्यादा वोट बैंक के रूप में दखल नहीं देते, उनको ज़्यादा ये वोट बैंक के रूप में वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। लेकिन मुसलमान एक ऐसा धर्म है, अगर भारत में देखें तो ये वोट, अगर धर्म के लिहाजा से ये वोट बैंक तैयार होता है तो लगभग 200 से अधिक सीटों पे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकसभा सीटों पे 200 से अधिक लोकसभा सीटों पे ये निर्णायक भूमिका में रहती है। और ये मुस्लिम वोटर ये तय करेंगे कि 200 से अधिक लोकसभा सीट किस पार्टी को जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी, ये कंडीशन है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक के तौर पर मुसलमान को ये इस भारत में अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, वो भारत में मदरसा खोल सके, अपने यहाँ जो धार्मिक शिक्षा दे सके, ये अधिकार मिला हुआ है मुसलमानों को। जबकि इन मदरसों को जो अनुदान होता है वो भारत के सरकार द्वारा दिया जाता है, अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। जनता के पैसे से जो सरकार को टैक्स मिलता है, उस टैक्स से जो सरकार मुसलमानों को उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो मदरसा खुलता है, जिस मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उस मदरसा के उत्थान के लिए और उस मदरसा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार मुसलमानों को अनुदान देती है। या कई जगह मदरसा में तो जो मौलवी होते हैं, जो वहाँ के पढ़ाने वाले इमाम होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में एक निर्धारित सैलरी, जो नॉर्मल जो विद्यालय होता है उसमें जिस प्रकार से शिक्षक की सैलरी होती है, उसी प्रकार से मदरसा के जो शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी दिया जाता है। प्रत्येक महीना उनको कुछ ना कुछ वेतन दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों को अगर सिर्फ क्रिमिनल लॉ को छोड़ दीजिए, आईपीसी को छोड़ दीजिए, आईपीसी में जो धाराएं आती है, चाहे वो जटिल अपराध की हो, चोरी की हो, डकैती की हो, मर्डर की हो, इन सारे चीज़ों को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो मुसलमानों के लिए देश में अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड है। वो पर्सनल लॉ बोर्ड इन जो सीरियस मैटर होता है, सीरियस क्राइम होता है, जैसे कि चोरी, डकैती, मर्डर, इसको छोड़ के बाकी सारे मामले में वो अपने धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से उनका फैसला होता है, समझ सकते हैं। हालांकि जैसे कि इसी में आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के पास जो बहुविवाह की एक प्रथा थी, इसी सिलसिला में ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तलाक पे मोदी सरकार बिल लाई और बाद में इसी ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित करने का काम किया गया देश की संसद में कानून बना के। लेकिन इसका विरोध भी कितना हुआ ये भी आपने देखा होगा। लेकिन ये बहुविवाह करने की भी इजाज़त मुसलमानों को है, उनका ये पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको ये इजाज़त दिया जाता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, उस स्थिति को समझिए, उसके तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट लाया। हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदुओं को एक जो के लिए कानून बना कि वो एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। हालांकि तत्कालीन समय में हिंदू मैरिज एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन बाद में इनको 1955-56 और बाद में चरण बाय चरण इसको लागू किया गया और कई चरण में इसको लागू किया गया और आज इस देश में हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। लेकिन मुसलमानों के लिए बहुविवाह की प्रथा है, वो अपना पर्सनल लॉ, अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। ये सारे सुविधा भारत में मुसलमानों को मिल रहा है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सेकुलर देश है और ये सारे चीज़ भारत में मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो हिंदू होने के नाते, बहुसंख्यक होने के नाते आप देखेंगे कि देश में हिंदू को कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। और खुद आप देखिए, भारत के संविधान कहता है कि भारत के नागरिक, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया जाता है। भारत के किसी भी नागरिक के साथ भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और नहीं किया भी जाता है। आप पूरे आंकड़े को उठा के देख लीजिए, कहीं से भी आपको लगता है कि हिंदू को भारत में हिंदू होने के नाते धर्म के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ ना कुछ अल्पसंख्यक होने के नाते मुसलमान को मिल रहा है भारत में। हालांकि जब आप देखिए, जिस कालखंड में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, बहुत सारी चीजें लाई गई, उसी कालखंड में हिंदुस्तान में से एक देश अलग हुआ था धर्म के आधार पर, वो जाके पाकिस्तान बना। लेकिन इसके बाद भी हिंदुस्तान का जो एक डेमोग्राफी रहा, हिंदुस्तान का जो एक कल्चर रहा, उसमें
सबों को साथ लेके चलने की एक परंपरा रही है और उसी को भारत के बाकी के लोग जो आए, जो सत्ता में बैठे, जो भारत के बाकी के तारनहार लोग आए, जो नेता आए, बाकी के जो लीडरशिप आए, उन्हीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ी। तो कुल मिलाकर देखिए तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के नाते इस देश में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हिंदुओं को बहुसंख्यक होने के नाते ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। और भारत के संविधान भी मुसलमान के साथ किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। भारत के संविधान सभी को एक ही चश्मे से देखता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के आप हो, लेकिन आपको भारत के संविधान एक समान अवसर देता है, एक समान दृष्टि से देखता है। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस बयान में कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसी बयान में उन्होंने आगे कहा कि उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पास आउट है। अब सोचिए इस देश में कितने आम लोगों के पास ये सामर्थ्य है और खास करके आम मुसलमानों के पास ये सामर्थ्य है कि वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सके। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब विधायक थे, मंत्री थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने के लिए भेज सके। क्या वो दूसरे आम मुसलमान हैं, उनके बच्चों को इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था किए कि उनके बच्चे भी विदेश जाए और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करें? लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अपने इस बयान में एक और चीज़ कहते हैं। वो अपने बेटा और बेटी से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटा और बेटी को कहा कि तुम जाके विदेश में ही अगर नौकरी मिलता है तो नौकरी कर लो, और अगर नागरिकता मिलता है तो विदेश की ही नागरिकता लेके वहीं सेटल हो जाओ, और क्योंकि भारत का माहौल ठीक नहीं है। ये कहाँ तक इसको सही ठहराया जा सकता? जिन लोगों के टैक्स के पैसे से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अपने बेटे और बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेजे, जिस देश के टैक्स के पैसे से एक नेता होने के नाते वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे विदेश में सेटल हो जाए क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, और बाकी का जो यहाँ के लोग हैं, अगर हिंदू को छोड़ भी दीजिए तो मुसलमान, क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की जिम्मेवारी नहीं थी कि जिस जनता के पैसे से उनका बाल बच्चे का पढ़न पोषण या पढ़ाई हुई है उस जनता का सेवा करे? अगर माहौल खराब है तो माहौल ठीक करे। और माहौल खराब क्यों है? क्योंकि अब्दुल बारी साहब लंबे समय से राजनीतिक में है, तो उन्होंने माहौल को ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने आम मुसलमानों की स्थिति अच्छी क्यों नहीं की? आज भी मुसलमान के बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, उनके पास अगर अच्छा शिक्षा नहीं है तो वो जिम्मेवारी किसकी थी? मुस्लिम नेताओं की। मुस्लिम नेताओं की जिम्मेवारी थी कि आम मुसलमान के बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवाए, उनको अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला करवाए और उनके लिए अच्छा व्यवस्था करे। लेकिन नहीं, आपके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम वहीं सेटल हो जाओ, वहीं की नागरिकता ले जाओ, और आम मुसलमान के और आम जनता के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। आप जनता के बारे में मत सोचिए। और इस खेल को समझिए, खेल क्या होता है? ये डर का खेल है। अगर देश के जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता है, अगर वो आम मुसलमान को डर नहीं दिखाएंगे तो वो फिर संगठित नहीं होंगे, और संगठित जब वो नहीं होंगे तो वो ऐसे बड़े बड़े नेता का दुकान क्यों चलेगा? क्योंकि इनको तो एटलीस्ट वही आम गरीब मुसलमानों को संगठित करके उनको वोट बैंक के तरह उपयोग करना है और बाद में उनको वोट बैंक बना के और अपनी दुकान चलाना है। देखिए ना, हाल ही के वर्षों में देखिए जो लोग देश में कहते आए कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो नाम कौन है? लेटेस्ट तो अब्दुल बारी सिद्दीकी है, जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनका बड़ा स्टेटस है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है। ऐसे ही आमिर खान थे जिन्होंने कहा था कि उनको और उनकी पत्नी को भारत में डर लग रहा है। अब बताइए आमिर खान का टर्नओवर कितना है? करोड़पति नहीं, अरबपति, कई हजार करोड़ के वो मालिक हैं। ऐसे ही नसरुद्दीन शाह बोले थे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, डर का माहौल। जितने भी लोग देख लीजिए तो उनका स्टेटस देखिए क्या है, तो आपको पता चलेगा ये लोग बहुत बड़े स्टेटस वाले हैं और इनकी हर प्रकार से ये लोग समृद्ध है और ये भारत के आम मुसलमानों को एक प्रकार से यूज करना चाहते हैं, कोई वोट बैंक की तरह, कोई अपने सपोर्ट में रखना चाहते हैं। इसीलिए ये उनके नेता बनते फिर रहे हैं और उनके ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके नेता हैं, ताकि वो इनसे जुड़े रहे और ये अपनी दुकान चलाते रहे। कुल मिलाकर ये इनका केवल और केवल धंधा है जो आम मुसलमानों को डराया जा रहा है। क्योंकि 2014 में मोदी के आने से पहले भी ये कहा जा रहा था मुसलमानों को कि अगर मोदी आ गया 2014 के बाद तो क्या होगा, मुसलमान का क्या होगा। ऐसे ही हमें एक इंटरव्यू की याद आ जाती है। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब से पूछते हैं कि भारत में मुसलमानों का भविष्य क्या है। अब प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों का भविष्य क्या है। उनको लगा कि उधर से भी जवाब कोई उत्तेजित करने वाला आएगा कि भारत में मुसलमान की भविष्य ठीक नहीं है। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने जवाब में कहा कि जो भारत का भविष्य होगा, जो हिंदुस्तान का भविष्य होगा, वही मुसलमान का भविष्य होगा। ये याद आज सभी को रखना चाहिए। अगर इस देश का जो भविष्य होगा वही मुसलमान का भविष्य होगा, वही हिंदू का भविष्य होगा या दूसरे धर्म के लोगों का भविष्य होगा। इसीलिए समाज में हिंदू मुस्लिम में जो लोग समाज को बांट रहे हैं और समाज में जो लोग डर पैदा कर रहे हैं समाज के लोगों के बीच, उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। और आप सोचिए कि अगर हिंदू होने के नाते एक हिंदू को क्या विशेष मिल रहा है जो आप कह सकते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, या फिर मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान से भारत में क्या छीना जा रहा है, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है जो आप कह सकते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। केवल और केवल इस प्रकार के बयान राजनीतिक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए एक आम दर्शक होने के नाते आवश्यकता है कि आप अपनी आंखें और कान दोनों खुली रखें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।